सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सरकारी सफ़र में। आज हम करेंगे पॉलिटी को। इससे पहले यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 के लिए कंप्लीट पॉलिटी करेंगे, पीवाईक्यूज के साथ करेंगे, उसी के साथ हम थ्योरी देख लेंगे और आपके पीवाईक्यूज 2021 से 25 तक के सारे पीवाईक्यूज हम इसी क्लास में कवर कर देंगे और 60 से 70% इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो पॉलिटी की होती है वो भी हम इसी क्लास में कवर कर लेंगे और सिर्फ 1 घंटे के अंदर ये क्लास हम ख़त्म कर देंगे और सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे, फालतू की कोई बातचीत नहीं। चलो शुरू करते हैं। तो इससे पहले हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हमने कंप्लीट एक में हिस्ट्री कराई और दूसरे में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन करवा दिया है। अगर आपने वो क्लासेस ना ली हों तो हमने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक साझा कर दी है, तो उससे आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज़, आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, जिसके लिए हम मंथली करंट अफेयर चला रहे हैं। टॉप 100 क्वेश्चन जो जनवरी से आपके सितंबर तक की लगभग आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर आएगी, क्योंकि आपका अक्टूबर में एग्ज़ाम होना है। तब तक हम सारे के सारे सितंबर तक की आपकी करंट अफेयर करवा देंगे। हमारी 2 जनवरी और फरवरी की हो चुकी हैं, तो वो आप ज़रूर देख लें, उसकी भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, ठीक है। और इन दोनों क्लासेस को ज़रूर देख लेना। और स्टैटिक जीके के लिए उसका भी बहुत बड़ा पोर्शन आता है, तो उसके लिए हम प्लान कर रहे हैं कि आपको थ्योरी क्लासेस करवाएं और उसी थ्योरी क्लास के बाद आपको 20 से 25 क्वेश्चन पीवाईक्यूज और जो भी संभावित क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे उसी क्लास में 25 मिनट के आसपास की क्लास में हम ख़त्म कर दें और अच्छे से उसे देख लें, क्योंकि उसके 10 क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आप बताना कमेंट बॉक्स में अगर आपको चाहिए तो स्टैटिक जी के लिख देना। तो चलो फिर शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, पॉलिटी के। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर? आर्टिकल 162, आर्टिकल 170, आर्टिकल 165 या फिर आर्टिकल 167 या नन ऑफ द अबव। तो आपके एग्जाम में 5 ऑप्शन आते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपके मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य आते हैं वो आते हैं आपके ऑप्शन डी, अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री के कर्तव्य आते हैं। और अगली स्लाइड पे हमने उसकी आंसर भी लिखा हुआ है और उसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में हम बाकी थ्योरी देख लेंगे जो भी इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री सीएम की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत होती है, राज्यपाल द्वारा की जाती है, ठीक है। और मुख्यमंत्री बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। आप इन नंबर्स को इग्नोर कर देंगे, ये एक्स्ट्रा है और जो भी हो मतलब ये पीडीएफ में आ गए। और अनुच्छेद 165 के तहत अंतर्गत राज्य महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति आती है, जो राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, ठीक है। यूपी और भारत के किसी भी राज्य की पहली मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी, मतलब ये यूपी की भी थी पहली महिला मुख्यमंत्री, और भारत की पूछी जाए तब भी यही थी, सुचिता कृपलानी, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा, सरोजनी नायडू जी के द्वारा या फिर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा? या 5वां ऑप्शन तो आपका लगभग यही रहता है ज़्यादातर, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जस्ट तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था आपके ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी ने ये प्रस्तुत किया था, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकारा गया था, ठीक है। ये से चौथी मीटिंग थी और ये आपकी तीसरी थी, ठीक है। और पहली हुई थी 11 को, उससे नहीं दूसरी हुई थी 11 को और उससे पहले हुई थी जो पहली मीटिंग थी संविधान सभा की वो हुई थी आपकी 9 दिसंबर को, ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को इसे प्रस्तावना प्रियम्बल बना दिया गया था। ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ज़रूर पूछे जाते हैं, आप इन्हें ध्यान से पढ़ना और ढंग से दिमाग में बैठा लेना, ये ज़रूर आएंगे। और
एम हिदायतुल्लाह ने इसे संविधान की मूल आत्मा कहा था। के एम मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा और एन ए पालकीवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र ID कार्ड कहा था। ये जरूर याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है? आर्टिकल 356 के तहत, आर्टिकल 359 के तहत, आर्टिकल 344 के तहत या फिर आर्टिकल 345 के तहत। तो मौलिक अधिकारों को आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है अनुच्छेद ऑप्शन बी 359 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 359 के तहत निलंबित किया जा सकता है। और जो आपातकालीन व्यवस्था वो आपकी हमने जर्मनी से ली है। और अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अनुच्छेद 359 के द्वारा अनुच्छेद 19 स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अनुच्छेद 359 के तहत अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकार राष्ट्रपति द्वारा निरस्त कर दिए जाते हैं। यानी 20 और 21 आपके निलंबित नहीं होते हैं और बाकी जितने भी मौलिक अधिकार होते हैं वो सारे के सारे निलंबित हो जाते हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रीय शासन का प्रावधान प्रेसिडेंट रूल का प्रावधान है, जो सबसे ज़्यादा बार मणिपुर में 11 बार और उत्तर प्रदेश में 10 बार लग चुका है, ठीक है। और सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पेप्सू में लगा था, ठीक है। पेप्सू कोई जगह है वहाँ पर लगाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का, भारत सरकार अधिनियम 1919 का या पूना समझौता 1932 का? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। कौन सा? ऑप्शन ए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का, ठीक है। पहला गोलमेज सम्मेलन जो है ना 1930 में हुआ था और दूसरा 1931 में हुआ था। और जो सांप्रदायिक पुरस्कार 1932 में डॉक्टर BR अम्बेडकर को दिया गया था, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और पूना समझौता 1932 में अम्बेडकर जी और गांधी जी के मध्य हुआ था। उस समय गांधी जी यरबदा जेल में थे, ठीक है। और भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था। हमारा 5वां क्वेश्चन, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? राजेश पंत विशेषज्ञ समिति को, बाघुल समिति को, शिवरामन समिति को, LM सिंघवी समिति को? तो वो किया गया था आपकी ऑप्शन डी LM सिंघवी समिति के द्वारा, ठीक है। और इसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिलाने की मांग की थी इस समिति ने, ठीक है। और पंचायती राज के वास्तुकार या शिल्पीकार बलवंत राय मेहता को कहा जाता है, जिनकी समिति ने 1957 में इसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के रूप में 3 स्तरों में बांटा था। पंचायती राज सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में लागू हुआ था, ठीक है। और पंचायती राज अधिनियम 1993 को लागू करने वाला पहला राज्य MP मध्य प्रदेश था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? 1928 में आया, 1919 में आया, फिर 1926 में आया या फिर 1925 में आया? तो ये आया था आपका साइमन कमीशन कब? 1928 में आया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। साइमन कमीशन का जो गठन है वो नवंबर 1927 में ब्रिटेन में हुआ था और इसके सभी सदस्य अंग्रेज होते थे। इसके अध्यक्ष जो थे ना वो सर जॉन अल्सेब्रुक साइमन थे, ठीक है। इसीलिए इसे साइमन कमीशन कहते हैं। यह 3 फरवरी 1928 को भारत में बॉम्बे पहुंचा था, ठीक है। इसका मुख्य कारण भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच करना था, इसलिए इसका गठन 10 साल बाद होना था, लेकिन 2 साल पहले ही कर दिया गया था। इसके विरोध के चलते मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट बनाई थी, जिसे भारत में लिखित संविधान की नींव माना जाता है, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट को लिखित संविधान की नींव माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? दंड प्रक्रिया संहिता, जेल, कानून और व्यवस्था या फिर पुलिस? तो इसका राइट आंसर होगा आपका दंड प्रक्रिया संहिता, CRPC आपकी राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। और ये संवर्ती सूची का विषय है, आप ऐसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अब तो आपको पता है CRPC और IPC की जगह जो है ना भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता BNS आ चुके हैं, ठीक है। संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया था। संघ सूची में सबसे पहले 97 विषय थे, अब 100 हैं। और राज्य सूची में पहले 66 थे, अब 61 हैं। और संवर्ती सूची में पहले 47 थे, अब 52 हैं। और
पुलिस, कानून व्यवस्था और आपकी जेल जो है ना वो आपके राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं, ऐसे भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का वितरण, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र और अर्धसंघीय संरचना। तो इसकी जो मुख्य विशेषता नहीं है वो है आपकी क्या? प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं बल्कि स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। यह स्वतंत्र न्यायपालिका का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे आपके, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे या आपके पीवी नरसिम्हा राव थे? तो वो थे आपके कौन? पीवी नरसिम्हा राव 1991 के आर्थिक सुधार के दौरान प्रधानमंत्री थे। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और उस समय वित्त मंत्री आपके कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इन्हीं के शासनकाल में एलपीजी यानी उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन की व्यवस्था लाई गई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? आर्टिकल 46, आर्टिकल 44, आर्टिकल 40 या फिर आपका आर्टिकल 38? तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 40। अनुच्छेद 40 जो है ना इसका ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए इसे निर्देशित करता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों डीपीएसपी के अंतर्गत आता है और यह संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है और इसे आयरलैंड से लिया गया है जो स्वयं स्पेन से लिया गया था। ठीक है, जो स्पेन से, आयरलैंड ने स्पेन से लिया था। अनुच्छेद 38 राज्य को कल्याणकारी बनाने यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने की बात करता है और अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है जिसे लागू करने वाला पहला राज्य गोवा और आज़ादी के बाद पहला राज्य उत्तराखंड है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? GVK राव समिति ने, रॉयल कमीशन ने, अशोक मेहता कमेटी ने, बलवंत राय मेहता कमेटी ने? तो वो रखा था आपके बलवंत राय मेहता कमेटी ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक मेहता समिति का गठन जो है ना 1977 में हुआ था और इसने पंचायती राज्य को 2 स्तरों मंडल पंचायत और जिला परिषद में बांटने का सुझाव दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? वित्त आयोग करता है, आपका राजनीति के निर्देशक तत्व करते हैं, मौलिक कर्तव्य करते हैं या फिर आपके मौलिक अधिकार करते हैं? तो वो करते हैं आपके कौन से? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने डीपीएसपी को संविधान की अनोखी विशेषता कहा था। KT शाह ने इसे ऐसा चेक कहा है जिसे बैंक अपनी सुविधा अनुसार अदा कर सकता है और TT कृष्णामाचारी ने इसे भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान कहा और G ऑस्टिन ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। आप ये सारे फैक्ट याद रखेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट, सारे के सारे क्या मतलब, मैं इंपॉर्टेंट ही करवा रहा हूँ, बिल्कुल भी आपका कोई भी एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ नहीं रख रहा हूँ जो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट ना हो और आपके एग्ज़ाम में बनने लायक ना हो। तो बिल्कुल मैंने छांट के इम्पोर्टेंट चीज़ें ही रखी हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, डैश प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। अल्प अवधि सूचना, तारांकित, अतारांकित या फिर लंबी सूचना? तो ऐसे जाना जाता है किससे? तारांकित क्वेश्चन से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अतारांकित प्रश्नों का उत्तर जो है ना सदन में लिखित में दिया जाता है। अल्प अवधि सूचना वाले प्रश्न लोकहित या राष्ट्रहित से संबंधित होते हैं और संसद में प्रश्नकाल सुबह 11 बजे से 12 बजे तक होता है और शून्यकाल दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होता है, जो कि भारत की संसद की देन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? BN राव ने, BR अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू ने?
तो अभी हमने कराया था कौन सा, ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था कब, 13 दिसंबर 1946 को, और संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत कर लिया था, और बाद में यही हमारी प्रस्तावना बनी थी। ठीक है, और BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे और उन्होंने ही संविधान का प्रारंभिक प्रारूप ड्राफ्ट तैयार किया था। BR अम्बेडकर आपकी प्रारूप समिति या फिर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 24 में, या फिर आपके अनुच्छेद 21 में? तो वो आपके अल्पसंख्यकों के हित जो निहित हैं वो आपके अनुच्छेद 29 में निहित हैं। किसमें? अनुच्छेद 29 में निहित हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 25 जो है ना, अंतःकरण से धर्म की आज़ादी देता है। अनुच्छेद 24 के तहत 14 साल से कम आयु के बच्चों को जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, और अनुच्छेद 21 में आपकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें शादी करने का अधिकार, विदेश जाने की स्वतंत्रता, सोने नींद का अधिकार, निजता का अधिकार, जिसे 2017 में जोड़ा गया, और साफ पानी व चिकित्सा सहायता का अधिकार शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है किससे? अनुच्छेद 32 से है, अनुच्छेद 29 एवं 30 से, अनुच्छेद 19 से, या फिर अनुच्छेद 21A से? तो वो आपका संबंधित है अनुच्छेद 21A से। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में दिया गया है, और इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। इसे 2009 में अधिनियमित किया गया और 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में, और इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ना को संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद 29 और 30 शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? अवशिष्ट शक्तियों में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में, या फिर आपकी राज्य सूची में? तो वो शामिल है आपकी किसमें? ऑप्शन डी, राज्य सूची में शामिल हो जाएंगी। जन सूची का विषय है, और जिस पर कानून बनाने का अधिकार जो है ना आपका राज्य सरकार के पास ही होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई? प्रस्तावना के अंतर्गत, DPSP के अंतर्गत, मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत, या फिर आपके मौलिक अधिकारों के अंतर्गत? तो ये रखी गई थी आपके DPSP के अंतर्गत, पंचायती राज व्यवस्था आपकी रखी गई थी, और ये संविधान के अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है कौन सा अनुच्छेद? लागू होता है आपका अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 348, या फिर आपका अनुच्छेद 338? तो वो लागू होता है आपका कौन सा? अनुच्छेद 359 बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है। अगला क्वेश्चन, एक्स फैक्ट आपके अनुच्छेद 19 समाप्त हो जाता है जब ये लागू होता है, और वहीं अनुच्छेद 359 के तहत अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकार राष्ट्रपति द्वारा निलंबित कर दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने, लिनलिथगो ने, राजगोपालाचारी ने, या फिर आपके हार्डिंग ने? तो वो थी किसने? आपके लॉर्ड माउंटबेटन ने रखी थी। भारत के विभाजन की घोषणा इन्हीं के द्वारा की गई थी, और ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, जबकि C राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। याद रखेंगे आप, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगला क्वेश्चन, संविधान, भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया था? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा, BB गिरी जी के द्वारा, या फिर आपके राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा? तो वो किसके द्वारा किया गया था? नेहरू ड्राफ्ट प्रस्तुत किया था। किसने किया था? आपके मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। जब लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दी थी, तब मोतीलाल नेहरू ने उसे स्वीकार कर नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। ठीक है, इस रिपोर्ट को ही भारत में लिखित संविधान का पहला साक्ष्य या नींव माना जाता है। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, इसे संसद के किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता है, इसे केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो जो धन विधेयक है उसे कौन पहचानता है कि ये धन विधेयक है या नहीं? तो मनी बिल को स्वीकृति देता है कौन? आपका स्पीकर। और वो जो है ना, किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता है, वो केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लोकसभा के स्पीकर ही बताते हैं कि ये धन विधेयक यानी कि मनी बिल है। अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है और इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है। और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष आपके लिखते हैं। ठीक है, जो अभी बताया मैंने। अगला क्वेश्चन, देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को क्या दर्शाता है? संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र या फिर आपकी एकात्मक प्रणाली? तो वो दर्शाता है क्या? आपका संघवाद, फेडरलिज्म। ठीक है, जिसमें देश में एक से अधिक स्तर की सरकार होती है। और जो भारत में सरकार है वो मुख्य रूप से 3 स्तरों पर काम करती है, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और आपकी स्थानीय स्तर पर। अगला क्वेश्चन, भारत के राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं या फिर आपके राज्यपाल होते हैं? तो वो होते हैं कौन आपके? वो होते हैं आपके उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष राज्यसभा के होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी वे इसकी अध्यक्षता करते हैं, आप ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये वोट भी नहीं दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1976 में, 1966 में या फिर 1996 में या फिर आपके 1986 में? तो वो पारित हुआ था कब? आपके 1986 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, 1986 में ये पारित हुआ था। और नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में आया था और इसे 20 जुलाई 2020 को लागू किया गया। भारत में हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 129 के तहत किसको अभिलेख का न्यायालय घोषित किया गया है? ग्राम न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को या फिर आपके जिला न्यायालय को? तो वो घोषित किया गया है आपके ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय को। आपका सुप्रीम कोर्ट संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को ही और उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। वहीं उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 215 के तहत अभिलेख न्यायालय माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रश्नकाल और दिन के एजेंडे के बीच के समय अंतराल को क्या कहा जाता है? पहला घंटा, शून्यकाल, आधा घंटा या फिर आपका तारांकित प्रश्नकाल? तो वो कहा जाता है क्या? आपका ऑप्शन बी, शून्यकाल इसे कहा जाता है। ठीक है, संसद का पहला घंटा जो होता है सुबह 11 से 12 बजे तक उसे प्रश्नकाल कहते हैं, जिसके तुरंत बाद दोपहर 12 से 1 बजे तक शून्यकाल 0 आवर होता है। और शून्यकाल जो है ना भारत की संसद की देन है, जिसे 1962 में शुरू किया गया था। इसमें बिना पूर्व नोटिस के लोक महत्व के प्रश्न उठाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग पहला जो है ना वो किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से, संघ और उसके राज्य क्षेत्र से, नागरिकता से या फिर आपके मौलिक अधिकार से? तो वो संबंधित है किससे? संघ और राज्य क्षेत्र से। और ये संविधान के कितने हैं? ये 1 से 4 तक है। अनुच्छेद 1 से 4 तक आपका पहला भाग आता है। इसमें बताया गया भाग 2 में आपकी नागरिकता है और भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार और भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया? 13 अगस्त 1946 को, 14 अगस्त 1946 को, 15 अगस्त 1947 को या फिर आपके 16 अगस्त 1946 को? तो वो मनाया गया आपका कब? ऑप्शन डी, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है,
संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि भारत के पूरे क्षेत्र में राज्य नागरिकों के लिए सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। ये समान कार्य, समान शिक्षा, समान वेतन या फिर समान नागरिक संहिता। तो वो किसके लिए करेगा? ऑप्शन डी, समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगा। ठीक है, और इसमें क्या समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि सभी धर्म एक समान है और सभी को बराबरी का अधिकार है। अनुच्छेद 39D में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1947 में, 1944 में, 1946 में या फिर आपके 1945 में? तो वो कब लागू हुआ था? आपके ऑप्शन डी, 1945 में शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, ये जून जुलाई में हुआ था। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड वेवेल था और इस सम्मेलन की चर्चा वेवेल योजना के रूप में भी की जाती है। इसी समय अंतिम मंत्रिपरिषद का गठन भी किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत में हुई, कब हुई? 1952 में हुई, 1964 में हुई या फिर आपके 1982 में हुई या फिर 1976 में हुई? तो वो कब हुई थी? वो हुई थी आपकी ऑप्शन है 1952 में हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने स्थानीय स्वशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की थी। हालांकि यह कार्यक्रम जमीनी स्तर पर विफल रहा था। इसके बाद फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम चलाया गया जो असफल रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में? तो आपके 6 राज्य हैं जिनमें द्विसदनीय विधानमंडल है, लेकिन जहाँ नहीं है वो ऑप्शन है आपका कौन सा? राजस्थान। राजस्थान में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। और द्विसदनीय विधानमंडल क्या होता है? वो होता है आपका विधानसभा और विधान परिषद दोनों मौजूद होती हैं। यानी केंद्र स्तर पर आपकी होती है जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही राज्य स्तर पर आपकी विधानसभा और विधान परिषद होती है। और आपकी ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, आपके कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में। तो इसे आप याद कैसे कर सकते हैं? UKM पैट। ठीक है, UKM पैट से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के माध्यम से नागरिकों को दी गई गारंटी दी गई है, वो क्या है? शोषण के खिलाफ अधिकार की गारंटी दी गई है, स्वतंत्रता के अधिकार के लिए गारंटी दी गई है, बच्चों को रोजगार के लिए गारंटी दी गई है या फिर समानता के अधिकार के लिए गारंटी दी गई है? तो वो दी गई है किसके लिए? अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के खिलाफ अधिकार के लिए गारंटी दी गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम को रोकता है। अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922 तक वर्णित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत दी गई है? अनुच्छेद 12 के अंतर्गत, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत या फिर अनुच्छेद 15 के अंतर्गत? तो वो दी गई है आपके किसमें? अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 12 में आपकी राज्य की परिभाषा दी गई जिसमें संसद, भारत सरकार, राज्य विधानमंडल और स्थानीय निकाय शामिल हैं। अनुच्छेद 13 कहता है कि ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। ठीक है, और अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण से जुड़ा है और अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे बल्कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। क्या जोड़े गए थे? आपके मौलिक कर्तव्य या फिर DPSP या फिर फंडामेंटल राइट्स या फिर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? तो वो जोड़ी गई थी कौन? आपके फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे भाग 4A में। ठीक है, सर किसकी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और ये रूस की संविधान से लिए गए हैं और ये भाग 4A और अनुच्छेद 51A के तहत है और इसमें शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे, वर्तमान में इनकी संख्या कुल 11 हो गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को क्या कहा जाता है?
मंत्री का विधेयक, सरकारी विधेयक या फिर निजी सदस्य का विधेयक या फिर गैर धन विधेयक। तो वो कहा जाता है आपका सरकारी विधेयक, जो मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसे सरकारी विधेयक गवर्नमेंट बिल कहा जाता है। यदि कोई विधेयक मंत्री के अलावा किसी अन्य सदस्य या विधायक द्वारा पेश किया जाता है तो उसे निजी सदस्य का विधेयक कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संसद सदस्यों के बीच आचार संहिता लागू करता है। अनुशासन समिति, विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति या फिर आचार समिति। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन डी, आचार समिति, एथिक्स कमेटी होता है। संसद सदस्यों को अनुशासन और सही आचरण में रखने के लिए आचार समिति कार्य करती है। यह समिति सदस्यों के बीच आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट को लागू कराता है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या फिर आपके मोतीलाल नेहरू। तो सबको पता भाई कौन थे आपके? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी चुने गए थे और भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति पद पर आसीन भी यही रहे हैं। अगला क्वेश्चन, एक संघीय राज्य की सबसे अच्छी विशेषताएं हैं। एक दलीय शासन, सैन्य शासन, राजधानी में पूर्ण शक्ति केंद्र और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा। तो भाई आपको पता लग गया होगा इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा आपका ऑप्शन डी, केंद्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा। संघवाद, फेडरलिज्म का अर्थ देश में एक से अधिक स्तर की सरकारों का होना है। भारत में सरकार मुख्य रूप से 3 स्तरों पर काम करती है, जिनमें केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर शामिल है। इन्हीं सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन ही एक संघीय राज्य की मुख्य विशेषता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और दूसरा कौन सा हो जाएगा? ढाका सरकार अधिनियम 1935, बर्मा सरकार 1935 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर कृप सरकार अधिनियम 1935। तो वो कौन था आपका? बर्मा सरकार अधिनियम 1935। और इसी के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। और वो कब हुआ था ऑफिशियली? इसके तहत 1935 के तहत हुआ था, लेकिन 1937 में हुआ था। ठीक है, को अलग कर दिया गया था। वर्तमान में बर्मा को म्यांमार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। मद्रास उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय या फिर आपका दिल्ली उच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? आपका ऑप्शन बी, कलकत्ता उच्च न्यायालय। ठीक है। और इसकी स्थापना, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब? 1862 में हुई थी और ये सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। और दिल्ली उच्च न्यायालय 1966 में बना और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 2019 में स्थापित हुआ था। अनुच्छेद 241 के तहत संसद द्वारा केंद्र शासित प्रदेश अपना अलग अलग हाई कोर्ट बना सकते हैं और दिल्ली ऐसा करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया? दिसंबर 1992 में, अक्टूबर 1973 में, दिसंबर 1973 में या फिर आपके नवंबर 1952 में। तो वो हुआ था आपके दिसंबर 1992 में। ठीक है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन 22 से 23 दिसंबर 1992 में संसद द्वारा पारित किया गया था। इसे 1993 में लागू किया गया। 73वें संशोधन को 24 अप्रैल 1993 को और 74वें संविधान संशोधन को 1 जून 1993 को लागू किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था? आपराधिक जनजाति अधिनियम, इल्बर्ट बिल, सिंध भूमि उड्डयन विधेयक या फिर आपका अधिकारों का बिल ऑफ राइट्स। तो वो था। इसका राइट आंसर आपका कौन सा होगा? अधिकारों का बिल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा। ठीक है। 1928 में अपनी रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट
पेश की थी, जिसे अधिकारों का बिल प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, एल्बर्ट बिल 1883 में आया था, जिसमें भारतीय जजों को अंग्रेज़ों के ऊपर मुकदमा सुनने और सज़ा देने का अधिकार दिया गया था, लेकिन भारी विरोध के कारण इसे वापस ले लिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए? धारा 1935, धारा 100, धारा 130 या फिर धारा आपकी 101? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ही होगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, और इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ना आपका धारा 8 होगा। ठीक है, तो आप याद रखें कि धारा 8 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? भारत सरकार अधिनियम 1935, बेबल योजना 1945, 1909 का परिषद अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919? तो वो 1909 का परिषद अधिनियम था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे मार्ले मिंटो सुधार के माध्यम से विस्तारित किया गया था। 1909 के अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी, जिसमें मुस्लिमों के लिए अलग से चुनाव लड़ने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं? राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? अनुच्छेद 165 के तहत, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 175 या फिर अनुच्छेद 164 के तहत? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 175 के तहत दे सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 175 के तहत राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं और सदन को संदेश भेज सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 176 में राज्यपाल के विशेष संबोधन का प्रावधान है और अनुच्छेद 164 में सीएम की नियुक्ति और अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? टी स्वामीनाथन, सुकुमार सेन, आर के त्रिवेदी या फिर डॉक्टर MS गिल? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सुकुमार सेन प्रथम चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। और चुनाव आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक दिया गया और वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। तो हमने 50 पूरी कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम, एकल स्वामित्व या फिर सरकारी कंपनी? तो क्या होगा? आपका ऑप्शन भी वैधानिक निगम होगा। वैधानिक निगम को संसद में एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया जाता है। ठीक है, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? उपराष्ट्रपति शामिल नहीं है, आपके राष्ट्रपति शामिल नहीं है, या फिर आपके प्रधानमंत्री शामिल नहीं है, या फिर आपके राज्य के मुख्यमंत्री शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? आपके संघ कार्यकारिणी में राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते हैं। यहाँ भी लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? औद्योगिक क्रांति के साथ, अमेरिकी क्रांति के साथ, या फिर रूसी क्रांति के साथ, या फिर आपकी फ्रांसीसी क्रांति के साथ? तो पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति जो हुई थी वो आपकी हुई थी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति के साथ। ठीक है, और फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1789 में, और रूसी क्रांति आपकी 1917 में, और अमेरिकी क्रांति 1776 में हुई थी। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, बेबल योजना के तहत, क्रिप्स मिशन के तहत, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत? तो वो हुआ था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके तहत सिंध प्रांत को मुंबई से अलग करके बनाया गया था। क्रिप्स मिशन 1942 में और बेबल योजना 1945 में आई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं?
यूक्रेन से, आयरलैंड से, कनाडा से या फिर आपके यूएसए से। तो वो लिए गए हैं आयरलैंड से। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और आयरलैंड ने स्पेन से लिए हैं। ठीक है। कनाडा से सशक्त केंद्र की व्यवस्था ली गई है और अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार तथा उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया है? 101वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा, या फिर 100वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा, या 104वें संशोधन द्वारा, या आपके 107वें संशोधन के द्वारा। तो वो कब समाप्त किया गया? 104वें संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। के तहत समाप्त किया गया है। लोकसभा में अनुच्छेद 331 और राज्य विधानसभाओं में अनुच्छेद 333 के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया है। और 101वां संविधान संशोधन 2016 में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लागू करने के लिए किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है सरकार की आलोचना करना, शासन करना, कानून बनाना, कर एकत्र करना। तो वो होगा आपका क्या? कानून बनाना। अनुच्छेद 245 के तहत संसद कानून बनाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सरकारीय आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चुनाव सुधारों से, केंद्र और राज्य संबंध से, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता से, या फिर आपके बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र से। तो सरकारीय आयोग आपका संबंधित है किससे? केंद्र और राज्य संबंध से। ठीक है। और इसका गठन 1983 में हुआ। इसके अध्यक्ष RS सरकारिया थे और यह आयोग केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित है। इसने अपनी रिपोर्ट 1987 में दी थी और जिसे 1988 में प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? अनुच्छेद 30 है, या फिर आपका अनुच्छेद 26 है, या फिर आपका अनुच्छेद 27, या फिर आपका अनुच्छेद 29। तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 29 ऑप्शन डी हो जाएगा। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 के तहत होता है। यहाँ भी लिखा हुआ है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 27 धार्मिक अभिवृद्धि के लिए करों से मुक्ति देता है। और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया DPSP जोड़ा गया? मादक पेय और ड्रग की खपत को प्रबंधित करना, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, आय, स्थिति और सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने की राज्य की आवश्यकता। तो वो होगा आपका ऑप्शन बी, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता DPSP के द्वारा। ठीक है। 42वें संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 39A जोड़ा गया, जिसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। मादक पेय अनुच्छेद 47 में और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना अनुच्छेद 51 में वर्णित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? इसमें जो दिए गए ये सभी आपका ऑप्शन है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, या फिर आपका उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो ये सभी आपके मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये आपके दिए गए मौलिक कर्तव्य से मैं बता ही चुका हूँ। और समिति ने 8 कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी और कर जमा करने को वही मौलिक कर्तव्य बनाने को कहा था। ऐसे सरकार द्वारा नहीं माना गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? 120 अनुच्छेद है, या फिर आपका अनुच्छेद 118, या फिर 122, या फिर आपका 124। तो वो कौन सा होगा? आपका अनुच्छेद 124 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 121 के तहत न्यायालयों में संसद की कार्रवाई पर कोई जांच या चर्चा नहीं की जाएगी। और अनुच्छेद 122 के अनुसार संसद में न्यायाधीशों के कर्तव्यों को लेकर कोई चर्चा नहीं होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसके पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास,
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के पास, राष्ट्रपति के पास, या फिर आपके प्रधानमंत्री के पास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास ये शक्ति दी गई है। मौलिक अधिकार आपके संविधान के भाग 3 में आते हैं और इनके उल्लंघन पर नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट इन्हें लागू करवाने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? गृह मंत्रालय के अधीन है, रक्षा मंत्रालय के अधीन है, वित्त मंत्रालय के अधीन है, विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आपका गृह मंत्रालय के अधीन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की घोषणा हुई और इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल जो है ना 3 साल या 70 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? सर्वोच्च न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को, या फिर आपके उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर को? तो ये शक्ति आपकी संसद के पास होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 241 से प्रावधान करता है कि संसद कानून बनाकर किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए अलग उच्च न्यायालय बना सकती है। दिल्ली पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश था जिसने 1966 में अपना अलग उच्च न्यायालय स्थापित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? 1 स्तर हैं, 3 स्तर हैं, 2 स्तर हैं, या फिर आपके 4 स्तर हैं? तो हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। आपकी 3 स्तर हैं, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और आपका लोकल स्तर। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट जो होती है। ब्लॉक या खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाता है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में। और बलवंत राय मेहता समिति ने ही इन तीनों स्तरों को बनाने का सुझाव दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से लिए गए हैं? यूएसए, फ्रांस, आयरलैंड, या फिर आपके ऑस्ट्रेलिया? ये आपको पता ही है, हम अब कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका आयरलैंड। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ भी वही लिखा है, लागू नहीं किया जा सकता और ये बाध्य योग भी नहीं है, यानी इसका केस लड़के भी इन्हें नहीं लागू किया जा सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या फिर आपकी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार? तो ऑप्शन बी वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है। ठीक है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में, और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानमंडल के प्रति, जनता के प्रति, न्यायपालिका के प्रति, या फिर आपके सर्वोच्च न्यायालय के प्रति? तो वो होती है आपके विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी ये होती है। ठीक है, अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद जो कि कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव का मुख्य हिस्सा है, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। और यह विधानमंडल का तात्पर्य संसद से है जिसमें लोकसभा आती है। ठीक है, और यह पूरी व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? लिखित और विस्तृत संविधान, 2 स्तरीय सरकार, एकल नागरिकता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार? कौन सी नहीं है आपकी? 2 स्तरीय सरकार नहीं है। ठीक है, और इंडिया में त्रिस्तरीय सरकार है, आपको पता है, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार। इसके अलावा एकल नागरिकता की व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? राज्यसभा अध्यक्ष के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, या फिर आपके लोकसभा अध्यक्ष के पास? तो वो शक्ति किसके पास है? आपके भारत के राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, अनुच्छेद 85 के तहत भारत के राष्ट्रपति के पास लोकसभा सत्र को बुलाने और सत्रावसान करने और लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की सही आयु है? 65 वर्ष, 58 वर्ष, 60 वर्ष, या फिर आपकी 62 वर्ष? तो वो क्या होगी आपकी? 65 वर्ष इसकी आयु हो जाएगी।
ठीक है। और हाई कोर्ट की कितनी होती है, वो आपकी 62 वर्ष होती है, जो कि पहले 60 वर्ष हुआ करती थी, अब 62 वर्ष है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डैश वे आदर्श हैं जिन्हें राज्यों को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए, मौलिक अधिकार, समाजवाद, गांधीवादी सिद्धांत या फिर आपकी डीपीएसपी। तो कौन सी होगी, डीपीएसपी वे आदर्श हैं जिन्हें राज्यों को नीति बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। पढ़ चुके हैं आप, इनका मुख्य उद्देश्य होता है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस में मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है, भाग 4A में, अनुसूची 4A में, या फिर आपके भाग 3 में, या फिर भाग 4 में। कहाँ पर दी गई, वो आपके भाग 4A में है, अनुच्छेद 51A में है, ठीक है। ये आपको मैं बता ही चुका हूँ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में, संघ की राजभाषा के बारे में, राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन के बारे में, या फिर संसद का संविधान के बारे में। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा से संबंधित है, ठीक है। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का वर्णन है। अनुच्छेद 343 यह स्पष्ट करता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि जो है ना वो आपकी देवनागरी हो जाएगी। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 112 या फिर आपका अनुच्छेद 111। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 110 में है और इसे पारित करने की विशेष प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में बताई गई है, जिसके अनुसार इसे लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे, KS हेगड़े थे, गणेश मावलंकर थे, M आयंगर थे, या फिर आपके हुकुम सिंह थे। तो वो कौन थे, आपके गणेश मावलंकर आपके लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या फिर स्पीकर थे। ये स्वतंत्र भारत में लोकसभा के पहले स्पीकर थे। लोकसभा अध्यक्ष ही अंतिम निर्णय लेता है कि कोई प्रस्तुत विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ठीक है। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। उम्मीद है आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगती है तो हमें सपोर्ट करिएगा। हमारे चैनल को ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, और हम आगे ऐसे ही आपके बचे हुए सब्जेक्ट जो हैं जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सबकी क्लासेस लेकर आएंगे। और स्टैटिक जीके की मैं सोच रहा हूँ कुछ क्लासेस करवा दूँ, जिसमें हम पहले थ्योरी रखें, उन्हें हम पार्ट्स में करेंगे, यानी 25 मिनट की क्लास, लगभग 25 मिनट के आसपास की क्लास रहेगी, जिसमें हम एक जो टॉपिक है वो आपका स्टैटिक जीके का कवर कर लेंगे, और उसमें थ्योरी प्लस आपके PYQs प्लस MCQs जो संभावित प्रश्न होते हैं वो आपके करवा दूँगा उसी क्लास में। अगर आपको आइडिया सही लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी धन्यवाद, और उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो फिर चलो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।